जी फ्रेंड्स, आप देख रहे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ ज्ञानी और मैं सरदार खान ज्ञानी। अच्छा फ्रेंड्स, क्यूसी में अगर आप हायर हो रहे हो, क्यूसी का इंटरव्यू दे रहे हो, स्पेशली क्यूसी एनालिस्ट के लिए, जिसका मेन पर्पस क्या है, टेस्टिंग करना, उसमें आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट के हवाले से। लेकिन उन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो आपसे लाजमी पूछे जाते हैं, जिसमें सबसे पहला सवाल ये, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलओडी एंड वाटर कंटेंट टेस्ट। यानी दो वाटर डिटर्मिनेशन के लिए आप टेस्ट लगाते हैं, एक होता है एलओडी, लॉस को लॉस एंड ड्राइंग कहते हैं, और एक वाटर कंटेंट, दोनों में डिफरेंस क्या है। ये ऐसा सवाल है कि हर कोई आपसे पूछता है। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि एलओडी की जब भी बात करते हैं, इनडेफिनेट फिजिकल टेस्ट है एलओडी, जो आप ओवन पे परफॉर्म करते हैं और जिसमें आप किसी भी कंपाउंड का वाटर उसके अंदर जो है, ठीक है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, प्लस वोलेटाइल सब्सटेंस भी आप एलओडी के थ्रू मालूम कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर्टिकुलर टेम्परेचर आप देते हैं और टेम्परेचर पे बॉन्डिंग का ब्रेकअप होता है। तो इससे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, वोलेटाइल सब्सटेंस भी आप नोट डाउन कर लेते हैं, उसके भी रिजल्ट निकाल लेते हैं, और उस कंपाउंड का जो वाटर है वो भी आपको पता चल जाता है, ठीक है। जबकि अदर एंड जो कार्ल फिशर का टेस्ट है, जो इंस्ट्रूमेंटल टेस्ट है, जो एक इलेक्ट्रोमेरिक टाइट्रेशन प्रोसेस है, उसमें एक रिएक्शन मैकेनिज्म होता है और डिफरेंट रीजन्स के थ्रू, और उसमें जस्ट आप किसी भी कंपाउंड के अंदर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मालूम करते हैं, जो किसी कंपाउंड के साथ नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच्ड होते हैं, जो उसका वाटर कंटेंट होता है, जस्ट वाटर कंटेंट पे आप वो निकालते हैं, और वोलेटाइल सब्सटेंस आप नहीं मालूम कर सकते, एडिशनल चीजें। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों में, और ये क्लियर कंसेप्ट आपको होना चाहिए। इंटरव्यू में लाजमी पूछते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, इनके आंसर्स आपको लाजमी पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन, एक और सवाल है, एलओडी एंड एलओडी एट कांस्टेंट वेट। एलओडी आप लगाते हो ओवन के अंदर भी, दो तरह की एलओडी लगाते हैं, एक जस्ट एलओडी होती है, एक कांस्टेंट वेट एलओडी होती है। इसमें क्या फर्क है दोनों में, तो आप इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ। एलओडी क्या है कि जो एक प्रोसीजर है, इनडेफिनेट टेस्ट है, फिजिकल टेस्ट जो ओवन में आप परफॉर्म करते हैं, जिसमें आप इनिशियली क्रूसिबल में लगा रहे हैं, किसी भी पैटर डिश में आप लगा रहे हैं, उसको ड्राई करते हैं, सैंपल वेट लेते हैं, फिर एक वेट नोट कर लेते हैं, और आफ्टर ड्राइंग उसका वेट नोट करने के बाद और फिर आप कैलकुलेशन फार्मूले से निकाल लेते हैं। इसका फार्मूला अगर किसी को इश्यू होगा तो मैं बता दूंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। यानी कुछ सैंपल को ड्राई करके आफ्टर हीटिंग और फिर उसको कूल करके उसका वेट नोट डाउन करके जो वॉल्यूम, जो वेट आता है, उसको माइनस करके फार्मूले से इनिशियल जो ग्राम वेट आपका होता है से डिवाइड करके आप परसेंट पे निकाल लेते हैं। लेकिन जो बेसिक डिफरेंस, बड़ा डिफरेंस जो कांस्टेंट वेट एलओडी पे ये है कि जो आफ्टर ड्राइंग आप वेट लेते हैं किसी भी आफ्टर 1 आवर का पहला वेट, वो वहां पे कांस्टेंट वेट पे एलओडी स्टॉप नहीं होती, उसको फिर आप फर्दर 30 मिनट्स के लिए और रख देते हैं, ठीक है। दोबारा आफ्टर ड्राइंग वेट लेते हैं, यानी एक कांस्टेंट वेट एलओडी में आप 2 टाइम्स या 3 टाइम्स आफ्टर ड्राइंग वेट लेते हैं, और उस वक्त तक लेते हैं जब तक उन दो वैल्यूज के दरमियान डिफरेंस 0.5 मिलीग्राम का ना आ जाए। ये पॉइंट टू बी नोटेड है कि हमेशा याद रखें, जो आफ्टर ड्राइंग 2 टाइम्स 3 टाइम्स आप वेट लेते हैं, उन वेट्स के दरमियान आफ्टर ड्राइंग वाला वेट जो है, उसमें वेट डिफरेंस 0.5 मिलीग्राम से कम आ जाए तो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया है। अगर उससे ज्यादा हो तो फिर आप फर्दर रिपीट करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है एलओडी एंड एलओडी एट कांस्टेंट वेट का। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इंटरव्यू में आपसे लाजमी पूछ लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ टू सेट एक्सपायरी डेट फॉर द टेस्ट सोल्यूशन एंड वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशंस। लेबोरेटरी में टेस्ट रीजन्स और वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन आप यूज करते हैं, इसकी एक्सपायरी डेट सेट करने का क्या क्राइटेरिया है, इंटरव्यू आपसे अक्सर पूछता है। तो इसका आंसर ये है कि देयर इज नो स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर दिस एक्सपायरी डेट फॉर द टेस्ट सोल्यूशन एंड फॉर द वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन। इसकी कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, हर कंपनी का इंटरनल है, और एक कलेक्टिवली डेटा की बेस पे आप रीजन्स को, वॉल्यूमेट्रिक सॉल्यूशन को नेक्स्ट एक्सपायरी डेट या स्टैंडर्डाइजेशन डेट दे रहे होते हैं। 3 मंथ्स भी देते हैं, 15 डेज भी देते हैं, और 5 डेज भी, और फ्रेशली प्रिपेयर्ड भी होता है। डिपेंड्स, कंपनी का इंटरनल है। नॉर्मली 6 मंथ, 3 मंथ्स ये क्राइटेरिया, गाइडलाइन यहाँ पे आपको खामोश है। ब्रिटिश फार्माकोपिया में किसी एक कंपाउंड के बारे में गिवन है कि उसकी एक्सपायरी डेट जो 5 दिन होनी चाहिए, वट एवर डिफरेंट होनी चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ डाइथाइजोन इंडिकेटर की। क्लियर, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ड्राइड पोटेंसी एंड एज इज पोटेंसी। तो देखिए, ड्राइड पोटेंसी वो होती है जब किसी भी रॉ मटेरियल के जब ऐसे परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसमें उसकी पोटेंसी के लिए आप एलओडी लगा के माइनस कर देते हैं।
तो फिर जो पोटेंसी आती है किसी कंपाउंड की वो ड्राइड पोटेंसी होती है। जब किसी कंपाउंड की पोटेंसी एज इज हो, वाटर उसमें शामिल हो, सब कुछ हो, जिस कंडीशन में वो एज इट इज कंडीशन में उसकी पोटेंसी आप कैलकुलेट करते हैं वो एज इज कहलाती है, इंक्लूडिंग वाटर कंटेंट एंड सो ऑन डिफरेंट चीजें। लेकिन जब वाटर कंटेंट को, वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट कर देते हैं तो उसके बाद जो पोटेंसी आती है वो ड्राइड पोटेंसी कहलाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिस्पेंसिंग में और कैलकुलेशन में यूज होती है, इसलिए पूछते हैं। हाउ टू सैंपल द रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की सैंपलिंग कैसे करते हैं, थोड़ा सा प्रोसीजर, एक थोड़ा सा नो हाउ देते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है एनालिस्ट के लिए बहुत। तो रॉ मटेरियल की जब भी बात होगी सैंपलिंग की, पूरा आपने थोड़ा सा ओवरव्यू बताना है 1-2 मिनट में कि रॉ मटेरियल की सैंपलिंग करने के लिए एक प्रोसीजर, एक प्रोटोकॉल, एक एसओपी आपके पास होना चाहिए। उसकी बेस पे एसओपी करते हैं पूरा। जब भी कोई कंटेनर आता है पहले उसका एक सैंपलिंग एनेक्जर फिल किया जाता है, उसकी सैंपलिंग रिपोर्ट फिल करता है एनालिस्ट, और उसके बाद उसको अलाउ करता है अपने सबऑर्डिनेट को या अपने कलेक्टिव जो एनालिस्ट होगा उसके साथ, तो उसको सपोर्ट करता है कि अब आपने इस कंटेनर को खोलना है आफ्टर इंस्पेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, जब कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट फिल होती है फिर उसके बाद कॉलम की कंटेनर की फिजिकल कंडीशन देखी जाती है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग, लॉट, एक्सपायरी, ये सारी चीजें एक फॉर्म पे फिल की जाती है। इसको हम सैंपलिंग एनेक्जर कहते हैं, सैंपलिंग फॉर्मेट कहते हैं, और उसके बाद उस कंटेनर को खोल के सैंपलिंग की जाती है। और सैंपलिंग के लिए आपको क्वारंटाइन एरिया में नहीं करते, जब भी सैंपलिंग की जाती है आप तो स्पेसिफिक अंडर लेमिनार एरिया में आप लेके जाते हैं। और फिर एक्टिव इंग्रेडिएंट का और एक्सिपिएंट्स का क्राइटेरिया डिफरेंट है, उनमें फॉर्मूला लगता है। ये थोड़ा सा आपने ब्रीफ देना, लेकिन इसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। व्हाट इज √n+1 फॉर्मूला फॉर रॉ मटेरियल सैंपलिंग एंड हाउ टू यूज इट, इसको हम कैसे यूज करते हैं? √n+1 का फॉर्मूला क्या है और किस जगह पे इंप्लीमेंट होता है? तो इसका आंसर ये है कि √n+ का फॉर्मूला जेनेरिक में इस्तेमाल नहीं होता। जेनेरिक में आप 100% सैंपलिंग करते, याद रखिए। ये फॉर्मूला यूज्ड फॉर एक्सिपिएंट्स, जो एक्सिपिएंट्स होते हैं अदर देन जेनेरिक, उनके लिए इस्तेमाल होता है। और उसके लिए भी क्राइटेरिया है, अगर कंटेनर्स 5 है या 5 से कम है तो वहां पे भी 100% एक्सिपिएंट सैंपल करेंगे। अगर नंबर ऑफ कंटेनर 5 से एक्सीड कर जाते हैं, 6 है, 7 है, 10, 15, 20, 50, तो उस केस में आप √n+1 के फॉर्मूले के तहत उन एक्सिपिएंट की सैंपलिंग करते हैं। दिस इज द यूजेज ऑफ दिस फॉर्मूला। आपने इस तरह इसको बताना। एक और क्वेश्चन, हाउ टू वर्क ऑन एचपीएलसी। एचपीएलसी पे आप काम कैसे करते हैं, थोड़ा सा ब्रीफ चाहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको खड़ा करके काम करवाएंगे, एक नो हाउ चाहते हैं कि इस बंदे के एक्सपोजर क्या है सवाल है। तो एचपीएलसी पे काम करने के क्राइटेरिया ये कि सबसे पहले एचपीएलसी के जो कॉलम है उसको अटैच किया जाता है, वो वॉश होना चाहिए, सिस्टम को इक्विलिब्रेट किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, अलाइन किया जाता है, स्टेबल किया जाता है ऑन मोबाइल फेस। इसके लिए आपको मोबाइल फेस चाहिए होता है, जिस जो आप सैंपल में मूविंग सॉल्वेंट होता है, पर्टिकुलर रिक्वायर्ड कॉलम होता है उस प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, और साथ में आप स्टैंडर्ड सैंपल बनाते हैं, स्टैंडर्ड के रेप्लिकेट लगाते हैं, सैंपल के 2 रेप्लिकेट, स्टैंडर्ड के 5। स्टैंडर्ड के जो रेप्लिकेट लगते हैं उनकी आरएसडी निकाली जाती है, डायलिंग फैक्टर निकाला जाता है। आरएस जो है 2% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया। पहले आप ये चेक करते हैं, उसके बाद फिर सैंपल को गो हेड देते हैं, सैंपल निकालते हैं, फिर स्टैंडर्ड का एरिया और सैंपल के एरिया के तहत आप एक फॉर्मूले के तहत उनकी कैलकुलेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एरियाज। तो ये सिंपल क्राइटेरिया है। और उसके बाद आफ्टर एनालिसिस एचपीएलसी को प्रॉपर वॉश किया जाता है, उसका प्रोसीजर है बाकायदा। ये वो एक जानना चाहते हैं कि क्या एक्सपोजर है, किस तरह एचपीएलसी पे काम करते हैं, एक थ्रू आउट थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देना होता है। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ टू वॉश एचपीएलसी कॉलम। एचपीएलसी कॉलम को आप कैसे वॉश करते हैं? अब इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें आपने आंसर ये करना है कि वॉशिंग ऑफ द एचपीएलसी कॉलम डिपेंड्स ऑन एनालिसिस, कि आपने उस पर एनालिसिस क्या किया। अगर आपने कोई बफर सॉल्यूशन यूज किया है, बफर मोबाइल फेस यूज किया है, तो फिर कॉलम की वॉशिंग जो है, एचपीएलसी की वॉशिंग है, आफ्टर एनालिसिस आपको 1 आवर प्योर डिस्टिल्ड वाटर से वॉश करना पड़ता है। और उसके बाद फिर 1 आवर आपको ऑर्गेनिक फेस से वॉश करना पड़ता है, जिसमें कि 50% मेथनॉल भी आपको हो सकता है, या 50% एसिन भी हो सकता है, या 100% मेथनॉल भी हो सकता है। डिपेंड्स ऑन यू कि आपका स्ट्रक्चर कल्चर क्या है। बेस्ट होता है कि 50% मेथनॉल यूज किया जाता है। ये कॉलम वॉशिंग का प्रोसीजर है। कोई ब्लॉकेज जाती है तो फिर क्राइटेरिया कुछ और है। एक जनरली आपने ये बताना है कि कॉलम को इस तरीके से वॉश करते हैं। अगर कोई बफर सॉल्यूशन यूज नहीं किया है एचपीएलसी एनालिसिस में, तो फिर जस्ट जो मीडियम आपने यूज किया, फॉर एग्जांपल आपने मेथनॉल पे एनालिसिस किए, तो जस्ट उस कॉलम को आप 1 आवर के लिए मेथनॉल पे वॉश करते थे, डिफरेंट फ्लो रेट पे। फिर इनिशियली फ्लो रेट कम होता है, फिर आप ग्रेजुअली फ्लो रेट बढ़ा के वॉशिंग करते हैं। ये सिंपल क्राइटेरिया वॉशिंग का।
व्हाट इज SST एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, यानी सिस्टम सुटेबिलिटी जो टेस्ट लगाते हैं HPLC उसके एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है। ये सिस्टम सुटेबिलिटी की रिपोर्ट होती है जो आप निकालते हैं एनालिसिस के लिए, जिसमें के कुछ पैरामीटर्स से आपको ये बताना है। तो इसका आंसर ये कि सिस्टम सुटेबिलिटी के एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का ये कि उसमें जो पैरामीटर्स है वो फुलफिलमेंट होने चाहिए। फॉर एग्जांपल RSD उसमें नोट की जाती है, वो क्राइटेरिया पे एक्सेप्टेबल हो, विद इन 2% हो, 2% ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर कंपाउंड का टेलिंग फैक्टर गिवन है तो वो टेलिंग फैक्टर लिमिट पे आना चाहिए। कुछ कंपाउंड का 1.5 होता है, कुछ कंपाउंड का 1 होता है, तो ये डिफाइन होता है आपके उस कंपाउंड के लिहाज से, तो आपने वो चेक करना होता है कि उस लिमिट के अंदर है। अगर 2 पीक से रेजोल्यूशन गिवन है तो रेजोल्यूशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, पीक एरियाज आपके ठीक आना चाहिए, पीक शेप आपकी परफेक्ट आनी चाहिए। ये सिस्टम सुटेबिलिटी के पैरामीटर्स है, सिस्टम सुटेबिलिटी की रिक्वायरमेंट्स है कि पीक शेप भी आपकी परफेक्ट होनी चाहिए। आई होप कि वीडियो आपने लाइक किए तो शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। अगेन कहूँगा जो चैनल पर न्यू है वो तो लास्ट में सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी टेक्निकल वीडियोज आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।